स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बना दिया रियल और लाइक्स को बना दिया लाइव, फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से लेकर रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। एक समय था जब ज्यादातर युवाओं का सपना सिर्फ और सिर्फ अच्छी नौकरी पाना होता था, लेकिन आज तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब देश का युवा सिर्फ रोजगार खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद रोजगार पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इस बदलाव के केंद्र में है भारत का एमएसएमई सेक्टर, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। करोड़ों लोगों की आजीविका और लाखों छोटे उद्योगों की सफलता इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है। पिछले 12 वर्षों में इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आसान ऋण की व्यवस्था, डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच, नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन, बाजार से जोड़ने की पहल और कारोबार शुरू करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे प्रयासों ने छोटे उद्यमियों का आत्मविश्वास बढ़ाया। भारत का युवा अब सिर्फ जॉब सीकर नहीं रहा, बल्कि तेजी से जॉब क्रिएटर बन रहा है, और यही बदलाव विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। एक छोटी सी दुकान, एक बुनकर, एक कुम्हार या फिर घर से अपना बिजनेस शुरू करने वाली एक महिला। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे लाखों छोटे कारोबार मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत देते हैं? और पिछले 12 सालों में आखिर ऐसा क्या बदला है कि यही छोटे कारोबार आज भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं? आइए जानते हैं। भारत के छोटे उद्योग यानी एमएसएमई सिर्फ कारोबार नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के रोजगार और सपनों का आधार भी है। आज देश की जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी करीब 31.1% है। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में इसका योगदान 35.4% और देश के कुल निर्यात में 48.58% की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, इस सेक्टर से 38.9 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो कृषि के बाद देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। पिछले कुछ वर्षों में इस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात करें औपचारिक पहचान की। जून 2026 तक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर 8.7 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इससे लाखों छोटे कारोबारों और बैंकों से लोन, सरकारी योजनाओं और नए बाजारों तक आसान पहुंच मिली है। लोन की सुविधा भी पहले से बेहद आसान हो चुकी है। CGTMSE योजना के तहत सिर्फ जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 29 लाख से ज्यादा गारंटी मंजूर की गई है, जिनकी कुल राशि 3.77 लाख करोड़ रुपए रही। साथ ही बिना गारंटी मिलने वाले लोन की सीमा भी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। अगर बात पारंपरिक कारीगरों की करें तो पीएम विश्वकर्मा योजना ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल डाली है। योजना का 30 लाख पंजीकरण का लक्ष्य तय समय से ही पहले पूरा हो चुका है। 24 लाख से ज्यादा कारीगरों ने कौशल प्रशिक्षण लिया। 5.98 लाख से अधिक लोगों को 5,133 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिना गारंटी वाला रियायती ऋण मिला और 7.91 लाख से अधिक लाभार्थी डिजिटल लेन देन से जुड़े। रोजगार बढ़ाने में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। मई 2026 तक इस योजना के तहत 10.84 लाख से अधिक नए सूक्ष्म उद्यम शुरू हुए और 97 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। सरकार ने सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, बल्कि तकनीक और बाजार तक पहुंच भी बेहद आसान बनाई। आज शिकायतों का समाधान के लिए चैंपियंस पोर्टल पर आई 39,494 शिकायतों में से 99.72% का समाधान
पहले ही किया जा चुका है। वहीं सरकारी खरीद में भी छोटे उद्योगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिससे हजारों उद्यमियों को नए अवसर मिले हैं। भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़ी कंपनियों के दम पर आगे नहीं बढ़ती। इसकी असली ताकत उन करोड़ों छोटे कारोबारियों में छिपी है जो हर दिन अपने सपनों को मेहनत से हकीकत में बदलते हैं। जब किसी छोटे उद्यमी को आसान लोन मिलता है, किसी कारीगर को नई पहचान मिलती है या किसी महिला का छोटा कारोबार बड़ा बनता है, तब सिर्फ एक बिजनेस नहीं बढ़ता बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और यही वजह है कि भारत का एमएसएमई सेक्टर आज सिर्फ छोटा उद्योग नहीं बल्कि विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। क्या कोई इंसान मौत को मात देकर इतिहास रच सकता है? करगिल युद्ध के वीर योद्धाओं में मेजर सेवानिवृत्त देवेंद्र पाल सिंह यानी डीपी सिंह का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। 15 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध के दौरान एक मोर्टार गोला उनके बेहद करीब आकर फटा। विस्फोट में उनका एक पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और घायल और गंभीर रूप से घायल वो हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मौत को मात देकर वे फिर खड़े हुए और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। आज मेजर डीपी सिंह देश के पहले ब्लेड रनर, एशिया के पहले दिव्यांग सोलो स्काई डाइवर और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तित्व हैं। ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है बल्कि उस अटूट हौसले की मिसाल है जो कि साबित करती है कि जज्बा मजबूत हो तो कोई भी चुनौती इंसान की उड़ान नहीं रोक सकती। It's very easy to quit. I, however, like to try even if I fail. ये कहानी है मेजर डीपी सिंह की, जो फौजी से पैरा एथलीट बने और उन सभी के लिए मिसाल बन गए जो कभी लाइफ में हार मानने का सोच लेते हैं। 1999 कारगिल के बैटलफील्ड में थे, वॉर चल रही थी। उन्हीं के पास एक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से ही लॉस्ट हिज वन लिम्ब। वो कहते हैं कि वो टाइम ना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। वो ना तभी सब कुछ छोड़ सकते थे, क्विट कर सकते थे, पर उन्होंने स्पोर्ट्स चुना अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए एंड मेजर डीपी सिंह बने इंडिया फर्स्ट ब्लेड रनर। 26 हाफ मैराथन्स कंप्लीट किया, 11,700 के फीट तक हाई एल्टीट्यूड रनिंग की, एशिया के पहले सोलो एम्प्यूटी स्काई ड्राइवर और पायलट भी बने। वो कहते हैं कि वो 3 बजे सुबह उठते हैं 5 बजे रनिंग करने के लिए, क्योंकि वो प्रोस्थेटिक लगाना इतना आसान नहीं। स्पोर्ट्स ने ना उन्हें वो दिया जो कोई रिहैब नहीं दे सकता था, रिन्यूड सेल्फ एस्टीम एंड पर्पस। वो कहते हैं कि दौड़ना उनके लिए फिटनेस नहीं, उनके लिए फ्रीडम है। And of course, today it's not about sports, it's about a person who is bigger than sports. So, whenever you feel beaten down in life, just remember the strength of a soldier. क्या सिर्फ 2 आम से ऐसा क्रीमी और स्वादिष्ट डेजर्ट बनाया जा सकता है जिसे खाने के बाद हर कोई उसकी तारीफ करे? गर्मियों में आम तो लगभग हर घर में होता है, लेकिन हर बार मैंगो शेक या फिर आम काट कर खाने का मन नहीं करता। ऐसे में अगर उसी आम से बिना ज्यादा मेहनत के, बिना ज्यादा महंगी सामग्री के और बिना आइसक्रीम के एक शानदार डेजर्ट तैयार हो जाए तो बात अलग ही है। आज की रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है। इसमें आपको चाहिए सिर्फ 2 पके हुए आम, सूजी और कुछ आसान सी चीजें जिनसे तैयार होगा एक सुपर क्रीमी, ठंडा ठंडा और मुंह में घुल जाने वाला मैंगो डेजर्ट। इसकी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन स्वाद ऐसा होगा कि घर वाले ही नहीं बल्कि मेहमान भी पूछेंगे आखिर ये बनाया कैसे। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आम से और सूजी से इतने ज़्यादा टेस्टी स्वीट्स बनाकर रेडी किए जा सकते हैं, जिसे आप एक बार बनाकर फ्रिज में स्टोर कर कर रख लीजिए और ठंडा ठंडा जब भी मन खाने का करे तो इसे फ्रिज से निकालिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंस्टेंट बन के रेडी हो जाती है और बिल्कुल घर के सामान से ही ये बन जाती है और ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्यारी सी रेसिपी को। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 आम लिए हैं। फ्रेंड्स, मैंगो का सीजन है तो सभी के घरों में आम तो आ ही रखे होंगे। तो हमने यहाँ पर मोटे-मोटे से आम ले लेने हैं, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा, और अभी मैं इनको ना कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, इसमें से जो गुठली है ना बिल्कुल पतले वाली गुठली है, मतलब इसमें गुठलियाँ बहुत कम निकलती है। और फ्रेंड्स, नाम तो मुझे इस आम का नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। और यहाँ पर अभी देखिए हमें इसका सारा पल्प निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से, आप जब इसमें कट लगाओगे ना तो इस तरह से आप
पल्प निकालना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही स्लाइस में मैंने इसके कट लगा लिया और सारे ही मैंगो का मैं यहाँ पर पल्प निकाल के अभी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे इसमें भी मैंने कट लगा लिया है और अब हम इस पल्प को निकालते हैं। तो हमें एक स्पून ले लेना है और स्पून की हेल्प से इसमें से हम सारे पल्प को निकाल लेंगे। और आप देख सकते हो सारे पीसेस बिल्कुल स्क्वायर पीसेस में कट के रेडी हो गए हैं। और इसी तरह जब मैं अपने बेटे को फ्रूट लंच देती हूँ तो उसके लिए मैं इसी तरह से मैंगो कट करके उसके टिफ़िन में पैक करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी जो गुठली है इसमें से भी थोड़ा पल्प रह गया था तो वो भी मैं निकाल लेती हूँ। तो सारे आम को मैंने यहाँ पर मोस्टली कट कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से, अपने क्वांटिटी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से आम को यहाँ पर कट कर लीजिए, 1 या 2, 3 जितने भी आम का बनाकर आप रखना चाहते हो उतना ही। और यहाँ पर हमें आम को क्या है ना मिक्सी के जार में डालना है और सिंपली इसे पीस लेना है। हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें इसका पल्प ही रेडी करना है। तो चलिए एक बार मैं इसको मिक्सी में चला लेती हूँ और ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में पिस के जो है ना रेडी हो गया है। तो ऐसा ही हमें चाहिए। और देखिए इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, बिल्कुल ये अच्छे से पिस गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लेते हैं एक कढ़ाई। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच देसी घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे सूजी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आधा कटोरी सूजी डाल रही हूँ और आधा कटोरी सूजी से ही आप देखना कितने सारा हमारा जो स्वीट्स है ना वो बन के रेडी हो जाते हैं। और फ्रेंड्स ना यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है। और गर्मियों में जब आप ये वाली रेसिपी बनाकर खाओगे और अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाओगे ना तो सब आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सूजी को हल्का मैंने भून लिया है। 3 से 4 मिनट तक सूजी को भूनना है, बस उसका कच्चापन दूर करना है। और यहाँ पर अब मैंने डाली है इसमें मलाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हमें मलाई के साथ भी इसको थोड़ी देर तक भून लेना है। तो यहाँ पर है ना सूजी जैसे ही हम इसको भूनेंगे ना तो सूजी बिल्कुल वाइट सी हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है और कच्चापन उसमें नहीं रहता है, बस हमें इसका कलर चेंज नहीं होता है, सिम गैस पे हमें इसको भूनना रहता है। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ पल्प। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मलाई डाली थी और उसके बाद मैं यहाँ पर पल्प डाल रही हूँ। तो मैंगो का सारा पल्प मैंने इसमें डाल लिया है। और फ्रेंड्स एक बार है ना इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक सूजी अच्छे से मिक्स हो जाती है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है स्वीट्स में। अगर ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो और नहीं डालना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स ये व्हाइटनर नहीं है, ये मिल्क पाउडर है और ये मिठाइयाँ बनाने के काम आता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये इसमें अच्छे से डाल के इसको भून लिया है। तो आप देख सकते हो सूजी बिल्कुल खिली हो गई है। और अभी मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच खांड। ये देसी खांड है तो इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर चीनी नहीं डाली है। आप चाहो तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी का यूज़ कर सकते हो। तो गर्मियों में अक्सर हम देसी खांड को ही अपने रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, जैसे चाय में, दूध में, लस्सी में या फिर नींबू पानी में, हर चीज़ में हम देसी खांड ही खाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें भी देसी खांड ही डाली है। और जब ये इस तरह से बिल्कुल एक मावे के टेक्सचर में आ जाए ना उसके बाद हमें इसको निकाल लेना है। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारा एक डोसा बन के रेडी हो गया। अभी मैंने इसमें थोड़े से बादाम के कतरन डाल दिए हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो अदरवाइज़ स्किप कर सकते हो। और यहाँ पर अभी मैं इसको थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, जब तक हम इसके लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 ग्लास दूध। और फ्रेंड्स है ना दूध आप फुल क्रीम वाला ही लेना, मतलब मलाई उतरा हुआ मत लेना। फुल क्रीम से ही हमारा जो ये रबड़ी है ना काफ़ी टेस्टी बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर भी डाल दिया है, इससे जो है ना फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है दूध का, इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और अब मैंने इसमें डाली है देसी खांड। तो 2 चम्मच मैंने डाली है क्योंकि मिल्क पाउडर भी काफ़ी मीठा था और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची के दाने। और फ्रेंड्स है ना मिल्क पाउडर जब आप डालो तो सिम गैस पे ही डालना, दूध गर्म में मत डालना। जब दूध ठंडा हो ना तभी आपको स्टार्टिंग में ही डाल लेना है, नहीं तो ना उसकी गुठलियाँ बन जाएगी और वो बिल्कुल भी नहीं टूट पाती है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है ये कस्टर्ड पाउडर। ये और आप देखना जब भी मैं इसको ना मैंने इसमें थोड़ा-सा दूध डाला है और दूध डालने के बाद है ना इसमें ना थोड़ा-सा पिस्ता और बादाम की कतरन जो होती है ना वो कट करके डाली हुई होती है और वो इसमें ऊपर आ जाएँगी।
तो देखिए ये घुलने के बाद इसमें ना साफ क्लियर दिखता है कि इसमें पिस्ता और बादाम की कतरन है। फ्रेंड्स मैं अक्सर है ना वनीला फ्लेवर का यूज़ करती थी, लेकिन इस बार मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर है। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए यहाँ पर हमारे दूध में बॉयल आ गया है। दूध में जैसे ही बॉयल आ जाए, हमें ये कस्टर्ड वाला घोल इसमें धीरे-धीरे डालना है और कंटिन्यूअस चलाते रहना है। फ्रेंड्स डाल के छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। और जैसे ही मैंने इसमें डाला ना, इसका हल्का-सा कलर चेंज हो गया है, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैंने डाली है मलाई। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें फ्रेश मलाई डाली है। फ्रेंड्स हमें ना मलाई को बाद में ही डालना है, कस्टर्ड डालने के बाद। ये ना दूध में घुलेगी नहीं, इस टाइम पे जब हम डालेंगे तो इसके थोड़े से लच्छे बने रहेंगे ना, तो वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आते हैं और वो अच्छे लगते हैं। जैसे कि रसमलाई में लच्छे रहते हैं ना, उसी टाइप से उसका टेक्सचर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारी रबड़ी बन के रेडी हो गई है। अब जो हमारा ये सूजी वाला पेस्ट था ये भी ठंडा हो गया, तो इसकी अब हमें बॉल्स बना लेनी है। तो फ्रेंड्स आप चाहो ना तो इसको ऐसे ही सेट करके इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हो और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है और सूजी इसमें ना बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है। आप यकीन मानिए, और इतनी ज़्यादा टेस्टी ये बन के हमारी रेडी होती है। तो चलिए यहाँ पर हमारी बॉल्स भी सारी बन के रेडी हो गई और रबड़ी को भी मैंने फ्रिज में रख दिया था कुछ देर के लिए, ये भी ठंडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर देखिए मैंने अभी इसमें डाले हैं मैंगो। तो छोटे-छोटे पीसेस मैंने मैंगो के कट करके रख लिए थे साइड में थोड़े से, और वही मैं इसमें डाल रही हूँ सर्विंग के टाइम पे। और अभी मैंने इसमें डाला है कस्टर्ड। तो यहाँ पर हम इसमें ऊपर से कस्टर्ड डाल देंगे। फ्रेंड्स आप इसमें कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हो, बनाना डाल सकते हो या फिर अनार डाल सकते हो, ग्रेप्स डाल सकते हो, जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है वो आप इस कस्टर्ड में सर्विंग के टाइम पे डाल सकते हो। इससे जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम इसके ऊपर से बॉल्स डाल देते हैं। और फ्रेंड्स ये बॉल इतनी ज़्यादा यम्मी लग रही थी, हमारे घर में बड़ों को, बच्चों को, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आई होप कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर ये लग रही है देखने में। आप इस जब कोई मेहमान आता है या फिर आप घर में इसको सर्व करके दोगे ना, तो सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में तो ये है ही यम्मी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर। मसाला ओए, छोले दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हाँ QR स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना। टिंकू थोड़ा ध्यान से। विशंबर तू थोड़ा ध्यान से। QR स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्या आपने कभी ऐसी तीर्थ यात्रा के बारे में सुना है जिसका नेतृत्व कोई संत या महंत नहीं बल्कि 4 सींग वाली एक दुर्लभ भेंट करती हो?
जी हाँ, उत्तराखंड की नंदा देवी राजजात ऐसी ही एक अद्भुत और आस्था से जुड़ी यात्रा है जिसे हिमालयी महाकुंभ भी कहा जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध यात्रा हर 12 साल में आयोजित होती है और लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस यात्रा की सबसे अनोखी परंपरा है चौसिंगा खाडू, एक दुर्लभ 4 सींग वाली भेड़। मान्यता ये है कि ये देवी नंदा का संदेश वाहक होती है और पूरी यात्रा का नेतृत्व करती है। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर श्रद्धालु इसके साथ देवी को समर्पित भेंट अर्पित करते हैं, जिसके बाद ये भेड़ अकेले ही हिमालय की ओर आगे बढ़ जाती है। आस्था, परंपरा और हिमालय की अद्भुत संस्कृति का ये संगम ही नंदा देवी राजजात को भारत की सबसे अनूठी धार्मिक यात्राओं में शामिल करता है। 26 में उत्तराखंड में निकलने वाली है एशिया की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा, जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है और हम सब लोग जानते हैं उसे नंदा देवी राजजात यात्रा के नाम से। इसके पीछे की कहानी और भी ज़्यादा खूबसूरत है। कहा जाता है कि 12 साल तक किसी कारणवश नंदा देवी अपने ससुराल जा ही नहीं पाई और जब 12 सालों बाद गई तो उनकी यात्रा धूमधाम से निकाली गई और उनको विदा किया गया। अगर आप उत्तराखंड से हैं या पहाड़ के प्रेमी हैं तो ये जान के आपको और भी ज़्यादा शौक होगा कि इस पूरी यात्रा का नेतृत्व कोई स्पिरिचुअल लीडर, कोई आदमी करता ही नहीं है। इस पूरी यात्रा का नेतृत्व करता है एक चौसिंगिया खाडू। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये चौसिंगिया खाडू है क्या? वैसे तो किसी खाडू या भेड़ के 2 सींग होते हैं, लेकिन इस खाडू के 4 सींग होते हैं, जो कि नंदा देवी राजजात यात्रा के कुछ समय पहले ही पैदा होता है। जैसे कि 2026 में इस बार यात्रा निकलने वाली है, तो जो चौसिंगिया खाडू है किसी गाँव में ऑलरेडी पैदा हो चुका है। तो है ना चमत्कार की बात। अगर मैं इस यात्रा के बारे में थोड़ी और बात करूं तो ये यात्रा 280 किलोमीटर की होती है, 12 सालों में एक बार निकाली जाती है। इसका जो स्थान होता है वो नौटी गांव से शुरू होता है और इसकी जो आखिरी डेस्टिनेशन होती है वो होम कुंड होती है। होम कुंड के बाद जो चौसिंगिया खाडू है उसको श्रृंगार किया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और आगे का सफ़र वो चौसिंगिया खाडू करता है। उसके बाद वो खाडू कहाँ जाता है, किधर जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए तो उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड के युवा हैं तो एक बात को ज़रूर ध्यान रखना कि अपने इतिहास को, अपने रीति रिवाजों को जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन रीति रिवाजों को आगे हम सबको मिलकर पूरा करना है। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप हमें अपना कंटेंट ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी बहुत मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। तो क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।